वेलकम टू एनकेआर जीकेजीएस फ्रेंड्स। सीटेट के जो है हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा वन जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। भाषा बोधगम्यता हिंदी देखेंगे। अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना हम लोग सीखेंगे। इसमें जो है दो अनुच्छेद, एक गद्य अथवा एक नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होते हैं। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं। इसमें प्रश्न 1 से 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प हिंदी चुना हो। चलिए देखते हैं। हिंदी है। मेरे मन में एक ऐसे दिन की कल्पना है जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले हर अध्यापक से अपेक्षा की जाएगी कि कम से कम 30 पारंपरिक कहानियों पर उसका अधिकार हो। अधिकार से आशय है कि कहानी याद हो और आत्मविश्वास के साथ सुना सके। पारंपरिक कहानियों के स्रोत हैं पंचतंत्र, जातक, महाभारत, गुलसिस्ता, लोक कथाएं। कहानियां अच्छी तरह से सुनने की क्षमता का विकास करती है, अनुमान लगाने का मौका देती है। कहानियां शब्दों को अर्थ देती है। शब्द ऐसी सामाजिक संपत्ति है जिनका प्रयोग हम दूसरों से अपने अनुभव बांटने के लिए करते हैं। कहानी को नाटकीय ढंग से बोला जा सकता है, इशारों, मुद्राओं का प्रयोग किया जा सकता है। कहानी के प्रत्येक पात्र को अभिनीत भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को किस तरह की अपेक्षा की गई है। तो यह अपेक्षा की गई है कि पारंपरिक कहानियां याद कर सुनाने की जो है अपेक्षा की गई है, सामयिक कहानियां पढ़कर सुनाने की, और कहानियां पढ़ने और सुनाने की, और समसामयिक कहानियां लिखने सुनाने की। तो ये किया गया है कि पारंपरिक कहानियां याद करके सुनाने की जो है वो अपेक्षा की गई है। अगला जो है इसका हम लोग व्याख्या नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षक की पारंपरिक कहानियों पर अधिकार होने का आशय क्या है। तो पारंपरिक कहानियों पर अधिकार होने का आशय यह है कि कहानी के पात्रों का अभिनय किया जा सके। ए। बी है कहानी को पढ़कर सुनाया जा सके। सी है कहानी पर आधारित चित्र बनाया जा सके। और डी है कहानी याद कर सुनाया जा सके। तो हमारा होना चाहिए कि शिक्षक जो है वो कहानी को याद कर सुनाया जा सके। यही जो है अधिकार होने की अपेक्षा की गई है, क्योंकि अभिनय करना सबकी बात नहीं है, वो अभिनेता नहीं है, और न ही लिखने के लिए वो लेखक बन सकता है। लेकिन यह तो आशा की ही जा सकती है कि वो जो है कहानियों पर उसका अधिकार हो, उसे याद करके कहानियां वो आत्मविश्वास के साथ सुनाने में क्या हो जाए, सक्षम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक कहानियों का स्रोत किससे है। तो पारंपरिक कहानियों का स्रोत समाचार पत्रों से है, पाठ्य पुस्तकों से है, पत्रिकाएं से है, नहीं, पंचतंत्र, जातक, कथाएं, रामायण, महाभारत इत्यादि से है, गुलिस्तान, लोक कथाएं इत्यादि है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि कहानियों का कौन सा महत्व गद्यांश में प्रतिदिन प्रतिपादित तो नहीं हुआ है। कहानियों का कौन सा महत्व गद्यांश में प्रतिपादित नहीं हुआ है। तो अनुमान लगाने के अवसर देना, शब्दों को अर्थ देना, कल्पनाशील प्रकट करना और श्रवण क्षमता को विकसित करना। तो ये कल्पनाशीलता को प्रकट करना जो है ये गद्यांश में नहीं दिया है, क्योंकि दिया है इसमें कि कहानियों के कई फायदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से कहानियां सुनाने की क्षमता को बेहतर बनाने, आलोचनात्मक सोच और निष्कर्ष निकालने, नए शब्दावली से परिचित व शब्दों के संदर्भ में सामने शामिल है। लेकिन ये जो है कल्पनाशीलता को प्रकट करना ये नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द सामाजिक संपत्ति है।
क्योंकि शब्दों के द्वारा जो है हम दूसरे से अपने अनुभव बांटते हैं। हम दूसरों से तरह तरह की बातें सुनकर सीखते हैं। शब्दकोश काश शब्दकाश कोश से बढ़कर सीखे जाते हैं, पढ़कर सीखे जाते हैं। हम दूसरों के अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम जो है दूसरे से तरह तरह के शब्दों को सुन करके ही सीखते हैं। इसीलिए शब्द जो है वो एक सामाजिक संपत्ति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें कि शब्दों को हम दूसरों से अनुभव बांटते हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम अपनी भावनाएं, विचार, अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं। करने के लिए शब्द भाषा का माध्यम है जो समाज में आपसी संचार और समझदारी को संभव बनाते हैं। भाषा के इस सामाजिक पहलू से व्यक्तिगत और सामूहिक ज्ञान का आदान प्रदान होता है। विद्यालय का संधि विच्छेद करना है हमें, तो विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय विद्यालय हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ संधि। नेक्स्ट है पारंपरिक में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प पर चुनिए। तो पारंपरिक विक में इक है, क्या है? इक है। तो ये इक है या ये इक है? तो ये जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पारंपरिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मूल शब्द परंपरा है, इसमें इक प्रत्यय जोड़ करके पारंपरिक शब्द जो है वो बनाया गया है। तो ये वाला एक हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो प्रति प्लस एक जो है ये प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा और ये हो जाएगा यड़ संधि। क्या हो जाएगा? यड़ संधि। जहां पर वो आता है और उसके पहले अक्षर में यदि आधा तो आ जाए तो समझ जाइए कि ये क्या हो गया है, यड़ संधि हो गया है। नेक्स्ट नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। 9 to 15 है। गद्यांश को सबसे पहले पढ़ा जाए। गद्यांश है कि व्यंग निरंतरता की मांग करता है और निरंतरता में नवीन की उपस्थिति का आग्रह स्वयं मौजूद होता है। लेकिन निरंतरता का एक खतरा यह है कि व्यंग्यकार खुद को दोहराने लगते हैं, जो भाषा उनकी पृथक पहचान और चमक बना रही होती है वह कमजोर हो जाती है। ज्यादा लेखन का बोझ विशेषकर व्यंग में दोहराव की दरिद्रता लाता है। प्रायः व्यंग्यकार भाषा के खेल में समझ जाते हैं, पर सशक्त व्यंग के लिए उन्हें भाषा की कोश शक्ति बनाना होगा। समर्थ और समृद्ध भाषा के साथ साथ व्यंग की गरिमा की रक्षा भी करना है बड़ी बात है, वरना प्रायः व्यंग्यकार भाषा को रचना दक्षता मानकर कारक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य चीजों और स्थितियों को की खिल्ली उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन है कि व्यंग निरंतरता की मांग करता है का आशय क्या है? तो इसका आशय जो है ऑप्शन ए दिया है कि लेखक सतत रूप से चलते रहना चाहिए। बी आगामी रचना में पूर्व में लिखे गए का उल्लेख होना चाहिए। और सी है प्रत्येक रचना में नवीनता का पुट होना चाहिए। डी है हर रचनाकार को अपनी अपनी रचना में व्यंग का समावेशन करना चाहिए। तो इसका निरंतरता की मांग जो है वो ये होना चाहिए कि प्रत्येक रचना में जो है नवीनता का पुट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। निरंतरता का क्या होना चाहिए? पुट होना चाहिए। बार बार दोहराने लगे। यदि व्यंग्यकार अपनी शैली तथा विषयों को बार बार दोहराने लगे, एक किताब लिखा उसमें भी वही, दूसरे में भी वही, तो वो प्रभावशाली नहीं रह जाता है। हर रचना में कुछ नया और अनोखा होना आवश्यक है ताकि व्यंग अपनी सशक्त और मौलिकता बनाए रखे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गद्यांश में निरंतरता के किस खतरे की बात की उठाई गई है? तो व्यंग्यकार को एक साथ अनेक रचनाएं लिखने लगते हैं। पिछली रचनाओं को कलेवर आगामी रचनाओं में झलकने लगता है। व्यंग के पाठक बहुत कम हो गए हैं और व्यंग के सराहना बोध की क्षमता कम हो जाती है। निरंतरता के किस खतरे की बात उठाई गई है? तो ये जो है ये बी होना चाहिए। हाँ बी, कि पिछली रचनाओं का कलेवर आगामी रचनाओं में झलकने लगता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा
आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकाधिक रचनाएं लिखने का क्या परिणाम होता है। तो अधिकाधिक रचनाएं लिखने का परिणाम ये होता है कि विषय वस्तु में नवीनता का अभाव दिखाई देता है, या रचनाकार की ख्याति दूर दूर तक फैलती है, पाठकों को अनेक रचनाएं एक साथ पढ़ने के लिए मिलती हैं और प्रकाशक के लिए चयन करना कठिन हो जाता है। तो ये तीनों बातें गलत है। ये जो है एक साथ कई रचनाएं देखने पर ये होता है कि हमारे दिमाग में जो भी उस समय उपज रहती है सभी रचनाओं में एक ही चीजें छपती जाती है, इसीलिए जो है नवीनता का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर की सशक्त व्यंग्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है। तो सशक्त व्यंग्य के लिए आवश्यक तत्व जो है वो विषय वस्तु का दोहराव, समर्थ व भाषा समृद्धि, अधिक से अधिक लेखन लिखना और व्यंग्यकार की व्यक्तिगत पहचान और विषय वस्तु में दोहराव नहीं। सबसे जो है वो है समर्थ व समृद्ध भाषा का होना। नेक्स्ट है खिल्ली उड़ाना, अर्थात जो है वो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है खिलखिलाकर हंसना, बी गौरव गान करना, हास परिहास करना और डी है उपहास उड़ाना, अर्थात किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथक पहचान, गद्यांश के संदर्भ में रेखांकित शब्द स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, कौन सा शब्द जो है वो प्रयुक्त होगा। तो इसमें पृथक पहचान अर्थात समृद्ध, मजबूत और महान नहीं, विशिष्ट होगा। क्या होगा, विशिष्ट होगा। अपनी जो है अलग पहचान एक बनाना, विशिष्ट पहचान बनाना होगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चमक में कौन सा प्रत्यय लगा करके सार्थक शब्द बन सकता है। चमक में कौन सा जो है वो प्रत्यय लगा करके सार्थक शब्द बन सकता है। तो इला यदि लगा दे तो चमकीला हो जाएगा, चमारी नहीं, चमकारी, चमकारी और ये नहीं, चमकिया और चमकेरा नहीं, इला प्रत्यय लगा देंगे तो चमकीला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है इसमें, नेक्स्ट गद्यांश है। गद्यांश पर आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर दिया है कि गद्यांश को सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों को कोमलता का व्यवहार करें। यह बात आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। नम्र होना एक बहुत बड़ा गुण है। नम्र होने का मतलब दब्बूपन से नहीं है। दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञा मंद हो जाती है। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा ये सभी हमारे चारित्रिक गुणों में समावेशित होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। तो आत्म संस्कार के लिए जो है वो मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर की मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। तो सकारात्मकता या आत्मनिर्भरता। तो मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए आत्मनिर्भरता का गुण जो है होना आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। तो युवाओं से जो है वो दूसरों पर अधिकार जताने की, अपनी महत्ता दर्शाने की, या फिर बड़ों से बराबरी का व्यवहार करने की, या फिर छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। तो युवाओं से जो है वो यही अपेक्षा की गई है कि अपने से छोटों का साथ जो है वो कोमलता से व्यवहार करने की अपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है 90 नंबर की दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। तो दब्बूपन की स्थिति जो है वो क्षीण संकल्प की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट 20 नंबर है। 20 नंबर है क्वेश्चन की आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। तो आत्मनिर्भरता के साथ जो है वो चरित्र में
उत्साह व श्रद्धा के गुण को माने गए हैं। नेक्स्ट है संस्कार शब्द का विशेषण क्या बनेगा? संस्कारी होगा या संस्कारित होगा, संस्कारता, संस्कृत होगा। तो विशेषण बनाना है ना, तो संस्कार संस्कारी, ठीक है, संस्कारी व्यक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है परमावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परम धन आवश्यक, परमावश्यक हो जाएगा परमा आवश्यक, परम प्लस आवश्यक, आवश्यक नहीं, परम प्लस आवश्यक होगा ऑप्शन नंबर डी परमावश्यक। नेक्स्ट देखते हैं किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है? तो ता प्रत्यय जीवन, आवश्यक, प्रज्ञा या फिर सम्मान, किस शब्द में जो है ता प्रत्यय का प्रयोग करना आवश्यक है? तो आवश्यकता में जो है ये ता प्रत्यय का प्रयोग सही रहेगा। इसके अलावा प्रज्ञता, प्रज्ञाता या फिर जीवनता और सम्मानता ये सब जो है नहीं बैठता है, लेकिन आवश्यकता जो है आवश्यकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 424 नंबर क्वेश्चन की मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय क्या है? मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय यह है कि सदाचारी जीवन होना, स्वावलंबी जीवन होना, स्वतंत्र पूर्वक जीवन होना, क्या है? तो स्वतंत्र जीवन होना मर्यादा पूर्वक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सार्थक जीवन होना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सदाचारी जीवन होना, मर्यादा पूर्वक जीवन का मतलब सदाचारी जीवन का होना हो जाएगा। नेक्स्ट कविता है और इसका जो है देखेंगे तो जो मेरे पास नहीं था उसे मैं कविता में लाता रहा, उसे इतना कविता है, इसको पढ़ लिया जाए। जो मेरे पास नहीं था उसे मैं कविता में लाता रहा, जलप्रपात देवता पूर्वज बचपन के घर के सामने छूट गए, कटचंदन और बकौली के पेड़ मैं कविता में नहीं आ लाया, मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार लिया, कभी उफनता क्रोध कभी अचानक हुआ उल्लास, मैं कविता में बचा पाया जो मेरे पास नहीं था। यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है, ये पर बचाकर होगा क्या, बस कविता जरूरी भारी हो जाएगी। तो रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका है? तो रचनाकार जो है वो अपने रचना में कटचंदर और बकौली के पेड़ ऑप्शन नंबर अपने क्रोध का चित्रण नहीं कर सका है। यह है कि पद्यांश में जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर दे रहा है कि अपने क्रोध का जो है वो नहीं कर सका है। तो पद्यांश में रचनाकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह कविता में झरने, जलप्रपात, देवता, पूर्वज, बचपन, घर के यादें का चित्रण करता रहा, परंतु कभी अपने उफनता, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं को कविता में स्थान न दे सका। इस प्रकार रचनाकार अपने कविता में क्रोध का चित्रण न कर सका। कभी उफनता क्रोध कभी अचानक हुआ उल्लास, मैं कविता में बचा पाया जो मेरे पास नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम हो गया है? तो रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम हो गया है? भ्रम शब्द जो है वो यह भी एक मोहक भ्रम है जो मेरे पास नहीं था, मैं कविता में बचा लिया, कविता कुछ बचा पाती है। हाँ, ये कि कविता कुछ बचा पाती है। तो कविता द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती है। और मैं असभ्य अलभ्य का ही चित्रण हो सका और सुलभ्य का चित्रण हो नहीं, ये जो है कविता कुछ संरक्षित कर सकती है, इस प्रकार का जो है वो रचनाकार को भ्रम हो चुका है। नेक्स्ट है रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा है?
तो कविता में किसका चित्र जो है वो किया जाता रहा है? तो जलप्रपात का जो है वो चित्रण किया जाता रहा है। नीचे दिए गए पद्यांश में रचनाकार द्वारा जलप्रपात, देवता तथा पूर्वज का चित्रण किया जाता रहा है। इसका उल्लेख कविता के दूसरे तीसरे पंक्तियों में दिया गया है। नेक्स्ट 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रचनाकार ने कविता में क्या सजोने का प्रयास किया है? तो किसी किसी प्रकार का भ्रम, अपने अनुभव, अपनी इच्छाएं और जो स्वयं उसके पास नहीं था। तो जो उसके पास स्वयं नहीं था उसे जो है सजोने का प्रयास रचनाकार ने कविता में किया है। नेक्स्ट है कि कविता जरूरी भारी हो जाएगी। मैं कविता के भारीपन से क्या आशय है? तो कविता में शब्दों की संख्या का अधिक होना, कविता में भावों की गंभीरता होना और कविता का क्लिष्ट होना और कविता का अरुचिकर होना। तो ये जो है कविता में भावों की गंभीरता का होना जो है ये आशय है। नेक्स्ट है जल प्रपात का समासिक विग्रह क्या होगा? तो जल का प्रपात, जल का प्रपात हो जाएगा समासिक विग्रह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है गद्य है। गद्य गद्य है कि निम्नलिखित को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो 31 टू 38 देना है, अर्थात लगभग एक गद्य से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज के लिए सामान्य संस्कृति को पोषित करने वाली उच्च स्तरीय शिक्षा बहुत आवश्यक है। यह तभी संभव है जब शिक्षा बहुत से कार्यकलापों का आयोजन करे। यह सब विद्यालय जैसी संस्था में संभव हो सकता है। विद्यालय शिक्षा से जुड़ी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं। जीवन गुणवत्ता के संदर्भ में शिक्षा का एक क्लिष्ट स्थान है। यह मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर बहुआयामी प्रभाव डालती है। शिक्षा का कार्य शिक्षार्थी को भय से मुक्ति दिलाना है। विद्यालय यह काम कर सकता है। विद्यालय में शिक्षा का वातावरण बच्चों को जानकारी देने, लिखना, पढ़ना सीखने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें स्वतः सीखने के लिए बढ़ावा देने वाला हो, जिससे उनमें विभिन्न संस्कृतियों की समझ पैदा होगी। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए? तो विद्यालय का परिवेश ऐसा होना चाहिए कि वह स्वतः जो है वो अधिगम को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। लास्ट लाइन से था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विद्यालय के संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो विद्यालय के संदर्भ में जो है वो ऑप्शन ए दिया है कि स्व अधिगम को प्रेरित नहीं करते हैं, ये बात गलत है। और विद्यालय में शिक्षा जैसे कार्य संभव नहीं है, ये भी गलत है। और विद्यालय बच्चों पर बहुआयामी प्रभाव नहीं डालते हैं, ये भी गलत है। विद्यालय जो है वो धर्म से जुड़ी नीतियों की कार्यान्वित नहीं करते हैं, ये बात सत्य है। सभी धर्म को समान रूप से लेकर के विद्यालय को चलना चाहिए और चलते भी हैं। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा किस प्रकार की संस्कृति को पोषित करने वाली बन सकती है? शिक्षा किस प्रकार की संस्कृति को पोषित करने वाली बन सकती है? तो बच्चों के लिए कार्यकलापों का आयोजन करके संस्कृति पोषित बन सकती है। बच्चों की तरह तरह की सूचनाएं देकर के बच्चों में पठन पाठन कौशल विकसित करके बच्चों को विद्यालय में नामांकित करके नहीं, बच्चों के लिए बहुत से कार्यकलापों का आयोजन करके ये सांस्कृतिक पोषित जो है विद्यालय को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या धन आलय हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर देखते हैं कि गद्यांश के अनुसार शिक्षार्थी को भय से मुक्ति दिलाने का कार्य किसका है? तो भय से मुक्ति दिलाने का कार्य जो है वो इसमें कहा दिया था भय से मुक्ति, शिक्षा का कार्य शिक्षार्थी को भय से मुक्ति दिलाना है।
किसका काम है? तो शिक्षा का काम है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शिक्षा का काम होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है? तो स्वतंत्र, शिक्षा, समाज, संस्कृति। तो इसमें जो है स्वतंत्रता शब्द जो है वो भिन्न है, बाकी सब शिक्षा भी मिलती है, समाज से भी शिक्षा और संस्कृति से भी शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, जनतांत्रिक समाज के लिए किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है? तो जनतांत्रिक समाज के लिए जो है वो जानकारी देने वाला होना चाहिए, संस्कृति के संवर्धन करने वाला, वर्ग पैदा करने वाली होनी चाहिए, आजीविका के अवसर देने वाली होनी चाहिए। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति का संवर्धन करने वाली शिक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जनतांत्रिक में कौन सा प्रत्यय है? जनतांत्रिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक है ना, तो इक प्रत्यय है। नेक्स्ट देखते हैं 39 टू 45 क्वेश्चन है कि गद्य है, गद्य को पढ़ लेते हैं। विभिन्न भाषाओं में साहित्य की विशिष्ट विधा के रूप में संस्मरण का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में भी संस्मरण लिखने की एक सुदीर्घ परंपरा है। जनमन की जीवन यात्रा की अतरंग छवियों को संस्मरण कह सकते हैं। संस्मरणों में जीवन में आने वाले व्यक्तियों, पात्रों, स्थानों और घटनाओं की अतरंग छवियां प्रस्तुत की जाती हैं। इसीलिए इस साधारण से साधारण और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण पात्र और प्रासंगिक शामिल होते हैं। कई बार साहित्यकार अपने संस्मरण को एक व्यापक यथार्थ से ही जोड़कर रखते हैं, तो कई बार उसमें अपनी कल्पना का भी फूट भर देते हैं। कुछ साहित्यकार अपने संस्मरण के माध्यम से मानवीय सरोकार को भी अभिव्यक्त करते हैं। तो इसमें सुदीर्घ का अर्थ क्या है? तो सुदीर्घ का अर्थ जो है वो बहुत लंबा से तात्पर्य है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि गद्यांश के अनुसार संस्मरण क्या है? तो संस्मरण जो है वो जीवन की अतरंग छवियां है। संस्मरण क्या है? जीवन की अंतरंग छवियां है। कुछ साहित्यकार संस्मरण के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करते हैं? तो कुछ साहित्यकार जो है वो संस्मरण के माध्यम से मानवीय सरोकार जो है वो अभिव्यक्त करते हैं। भिन्न शब्द समूह की पहचान कीजिए। भिन्न शब्द समूह की पहचान कीजिए। व्यापक अर्थ, जीवन यात्रा, अतरंग और सुदीर्घ। तो इसमें जो है वो जीवन यात्रा जो है ये भिन्न है, क्योंकि सुदीर्घ परंपरा, अतरंग छवियां साहित्य के विचारात्मक संघर्ष होते हैं, जबकि जीवन यात्रा जो है वो एक मौलिक और एक व्यक्तिगत संदर्भ में प्रयोग की जाने प्रयोग होता है, जो इस समूह से क्या है? भिन्न है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि संस्मरण में साधारण से लेकर महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें जीवन में आने वाले किसी भी पात्र, प्रसंग, घटना का चित्रण होता है। इसीलिए जो है ये संस्मरण साधारण से लेकर महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग शामिल होते हैं। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के बारे में है? तो गद्यांश जो है वो साहित्य की संस्मरण विधा के बारे में है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गद्यांश के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन ए दे रहा है कि संस्मरण में साधारण व विशिष्ट हर तरह के प्रसंग शामिल होते हैं, सही है। साहित्यकार संस्मरण में अपनी कल्पना का भी फूट भर देते हैं, ये भी बात सही है। संस्मरण का विशिष्ट विधा के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है, सही है। और लेकिन डी जो है वो संस्मरण केवल हिंदी साहित्य की ही विधा है, ये बातें गलत है। कोई भी विधा जो है वो किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी साहित्य की हो सकती है, बस उसे उत्पादन करने या फिर उस पर साहित्य कार्य करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। 30 मिनट का ये सेशन हो चुका है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब।